नमस्कार। जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने उस भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जो उनके लिए समस्या थी। यह प्रयास या तो जबरदस्ती का था या साथ ही मानसिक दृष्टिकोण बदलने का। हम इस राजनीतिक हिस्से से समझ सकते हैं, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आयुर्वेद विज्ञान कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस विज्ञान ने कहा है कि यह विज्ञान शाश्वत है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि उनका विज्ञान परिवर्तनशील है। आज हम स्वतंत्र हैं। भले ही हमने आयुर्वेद को राजमान्यता दे दी, लेकिन जिन लोगों ने हम पर शासन किया, उनके विचारों या प्रवृत्तियों के वंशज आज भी भारत में है और वे आयुर्वेद का विरोध करते हैं। इसका कोई कारण नहीं है। एकमात्र कारण यह है कि आयुर्वेद आस्तिक है, ईश्वर में विश्वास करता है। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को विरोध करते हैं, यह एक तथ्य है कि वे आयुर्वेद का भी विरोध करते हैं। इस पृष्ठभूमि में वे कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं और वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद कैसे गलत है। उसी के एक भाग के रूप में हम आज एक विषय पर गौर करेंगे। उनका उद्देश्य समाज में मन में गलत भावना पैदा करना है। हम आज की चर्चा में देखेंगे कि उनका उद्देश्य कैसे निराधार और कैसे ये जानबूझकर किया गया है। उठाई गई आपत्तियों में एक यह है कि आयुर्वेद दवाओं में कई धातुओं का उपयोग किया जाता है और चूंकि ये धातुएं जहरीली होती है, इसलिए आयुर्वेदिक दवा भी जहरीली होती है। इसलिए उसके अक्सर शरीर में अंग विकलता संभावना पैदा होती है। यह उनकी आपत्ति का मूल हिस्सा है। पारा हो या अन्य धातुएं, ये धातुएं शरीर में जहरीली भावना पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा कहने के पीछे एक उद्देश्य है और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उद्देश्य कैसे गलत और जानबूझकर है। इसका पहला भाग यह है कि जब इन धातुओं का उपयोग आयुर्वेद दवाओं में किया जाता है, तो उनका उपयोग उस अवस्था में नहीं किया जाता है। हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इन धातुओं का उपयोग भस्म के रूप में किया जाता है और भस्म का मतलब यह नहीं है कि वह मूल धातु है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भस्म को तैयार करते समय दिए गए चरणों में एक में धातुओं को मारण नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मारना शब्द मृत्यु को इंगित करता है और इसलिए यह शब्द बहुत शुभ नहीं है। फिर भी उस भस्म को तैयार करने के समय मारना शब्द आता है, क्योंकि धातु को मार दिया जाता है, अर्थात धातु को मृत अवस्था में पहुंचाया दिया जाता है और मृत अवस्था में पहुंचाने के बाद इसका उपयोग बाद भस्म के रूप में चिकित्सा में किया जाता है, अर्थात मूलतः धातु नहीं रहती, उसकी अवस्था पूर्णतः बदल जाती है, अतः उसके दुष्प्रभाव संभव नहीं है। धातुओं की भस्म तैयार करते समय वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है और यह उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे जीवित प्राणी है, उनमें भी इंद्रियां होती है। अतः धातुओं को शरीर के लिए उपयुक्त बनाने में वनस्पति पदार्थों का उपयोग किया जाता है, अतः शरीर पर उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। अगला भाग यह है कि इन धातुओं की भस्म की मात्रा बिल्कुल कम होती है और यदि उस मात्रा में दी जाए तो उसका दुष्प्रभाव संभव नहीं है। दुष्प्रभाव किसी भी पदार्थ के साथ हो सकता है, चाहे वो भोजन हो या प्रिय भोजन पदार्थ हो। यदि उसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो उसके दुष्प्रभाव भी संभव है। अतः यदि कोई गलती से भस्म किसी भी पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन कर लेता है, तो उसके दुष्प्रभाव किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ की तरह अवश्य हो सकते हैं। हालांकि
उन कारणों पर विचार किए बिना भस्म को दोष देना उचित नहीं है। यदि भस्म के निर्माण में कोई गलती हुई है, उस गलती के परिणाम स्वरूप दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे, तो यह विज्ञान का दुष्प्रभाव नहीं है, यह भस्म का दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि इसे बनाने की प्रक्रिया को गलत बनाने वाले द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव है। सभी प्रकार की औषधा के उत्पादन में ऐसे उदाहरण कई बार हुए हैं जब यह देखा जाता है कि ऐसी गलत औषधि का उत्पादन किया गया है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कई बार नियमित रूप से ऐसा हुआ है कि उन्हें बाजार से हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बिना विचार किए यदि हम केवल आयुर्वेद को दोष देते हैं या यदि हम इसकी प्रगति को रोकने के लिए ऐसा करते हैं तो यह बहुत गलत है। 400 साल पहले इंग्लैंड के इतिहास में एक उल्लेख है कि उस समय की सुंदर महिलाएं पारे का उपयोग करती थी। इसका मतलब है कि अन्य देशों में पारा धातु का उपयोग पहले से 400 या 500 साल पहले से किया जाता था, जिसे आज केमिस्ट्री विज्ञान में जहर माना जाता है। यदि हम इन विसंगतियों को ध्यान में रखें तो हम इन बातों को समझ सकते हैं। मैं आपका ध्यान इस आपत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी अन्य चिकित्सा विज्ञानों में कई बीमारियों के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है और ऐसे करते समय उनके दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भी उनके उपयोग की एक आवश्यकता बताई है। यह एक तथ्य है कि टीबी की दवाओं की खोज से पहले अन्य चिकित्सा विज्ञानों में स्वर्ण धातु से बने इंजेक्शन का उपयोग किया जाता था। लोह धातु के उपयोग अन्य विज्ञानों में भी होता रहा है, फिर भी इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? ये जानते हुए भी इन धातुओं पर या इनके जहरीले होने पर या इनकी शक्ति अलग होने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती। इस भस्म से बनी औषधों का प्रयोग भारत में 1000 वर्षों से होता आ रहा है। 1000 वर्ष की अवधि कोई छोटी अवधि नहीं है, यह बहुत लंबी अवधि है। और यदि इस अवधि में इस औषधि का प्रयोग हुआ होता तो कम से कम भारतीय संस्कृति में तो उस जीवन शैली में रहने वाले लोग सभी लोग 1000 वर्षों के वैशाली प्रभाव को उस प्रभाव से नष्ट हो गए होते। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब अंतिम बात के रूप में मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसका प्रयोग हम आज भी व्यवहार में करते हैं। संभवतः सभी ने इसका प्रयोग किया होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ औषधियों के नाम बताता हूं। आप पाएंगे कि इन औषधों में पारद और धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इनमें आरोग्यवर्धिनी, सूतशेखर, सुवर्ण मालिनी वसंत, लक्ष्मी विलास रस, सुवर्ण सूतशेखर है। कई लोगों ने ऐसी नियमित औषधियाँ ली है और कभी इसका दुष्प्रभाव महसूस नहीं किया है, इसका दुष्प्रभाव भी नहीं पाया है। ऐसे में आयुर्वेद को बेवजह बदनाम करना, लोगों को गुमराह करना और इसी किसी अन्य संस्कृति से प्रतिस्थापित करने का प्रयास राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकता। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।